हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे, एक्स वाई जेड और एबीसी टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, और आज हम करने वाले 30 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो देखो, इस पूरे लेक्चर को करने के लिए पहले आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए और हर एक टॉपिक डिटेल में, तब जाकर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। जिसमें पहला आ रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। याद होगा हमने फिजिकल चेंज पढ़ा था। तो फिजिकल चेंज क्या होता था, जिस प्रोसेस में कोई भी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस ना बने उसे हम फिजिकल चेंज बोलते थे। और जिस प्रोसेस या जिस चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते थे। क्या बोलते थे? केमिकल चेंज। हमें पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें पहला एक पार्ट जो है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, वाटर से वाटर वेपर, वाटर वेपर। यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो ये तो फिजिकल चेंज है। यहाँ पे देखो, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है वाटर की, इस पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये तो क्या है? फिजिकल चेंज। और हमें पूछा इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है। बी पार्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को अगर मैं मेल्ट करूं, आइस से क्या कन्वर्ट हो रहा है? वाटर। तो यहाँ पे भी वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ये भी क्या होगा? फिजिकल चेंज, ये भी फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हो रही। बट अगर मैं डी ऑप्शन बोलूं, डी ऑप्शन, कंबशन ऑफ एलपीजी, हमें पता है तब भी कंबशन करा जाता है किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 वाटर हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, हीट एनर्जी। कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की में, एंड प्रोडक्ट में निकलता है हीट एनर्जी एंड ऑक्सीजन। तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है। जो डी ऑप्शन है, डी में क्या है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। और जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो वो होता है केमिकल, केमिकल चेंज, या केमिकल चेंज बोल लो, केमिकल प्रोसेस। तो चारों में से सिर्फ डी ऑप्शन है उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, बाकी सब में फिजिकल। तो ऑप्शन में बोला था कौन फिजिकल चेंज नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी फिजिकल चेंज नहीं है, डी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि कंबशन में प्रोडक्ट में हीट, लाइट, एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, साथ के साथ CO2 एंड वाटर भी रिलीज होते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन। इन ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम यहाँ पे 30 करेंगे, इसमें पूरे चैप्टर्स को हम कवर करने वाले। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल। तो सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। एक रिएक्शन दे रखी है हमें, तो सॉल्यूशन करते हैं आप। तो रिएक्शन है 4NH3 अमोनिया 5O2 के साथ 4NO प्लस 6H2 बना रहा है वाटर। ठीक है, तो बोला है, ऑप्शन दे रखा है कि किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन, और नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जब टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। कॉम्बिनेशन क्या होती है? टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। फॉर एग्जांपल A + B gives to C। जब रिएक्टेंट टू और मोर हो और प्रोडक्ट 1 हो, ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है, दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया, पहला ऑप्शन कट गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड बेस के साथ, ठीक है, एसिड बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर दे। एसिड बेस के साथ क्या दे? सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर को W लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, वो होती है न्यूट्रलाइजेशन। क्या एसिड बेस सॉल्ट वाटर है? सॉल्ट तो है नहीं, एसिड बेस भी नहीं है,
तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है। अब ऑप्शन बचते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, तो देख लो फर्स्ट एंड थर्ड। अगर मैं यहां पर देखूं NH3 से NO, NH3 से NO, यहाँ पे क्या हो रहा है NH3 से NO, हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है प्रोडक्ट बनते टाइम। तो ये हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और इसमें O2 से देख लो H2O, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज रिडक्शन। तो एक ऑप्शन तो आ गया थर्ड, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक साथ हो तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स तो आ गया, अब आता है क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, चेक करते हैं। देख लो, अब यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑफ NH3 displaced by oxygen atom। ठीक, अब देखो अमोनिया का NH3 को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? देखो यहाँ पे सही से देखना, ये है अमोनिया NH3, हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? ये ऑक्सीजन। क्योंकि देखो NH3 से क्या बन रहा है? NO, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और कौन आया है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन ऑफ NH3 डिस्प्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को किसने डिस्प्लेस कर दिया है? ऑक्सीजन ने। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख भी दी है, हाइड्रोजन को किसने डिस्प्लेस कर दिया है? H को, इस ऑक्सीजन ने, इसलिए इस N के पास ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन वहां पे चला गया, तो डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहलाएगी? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट था काफी। पहला ऑप्शन इज करेक्ट है और थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, तो आंसर है इसका सी। ठीक है, आंसर क्या है? सी। दोबारा देख लेना, यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है कौन? ये ऑक्सीजन, इसलिए तो वो NO बना है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्लियर? तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन से था, जिसमें हमें पूछा था कि किस टाइप की रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। एक रिएक्शन दे रखी है, तो सॉल्व करते हैं। हमें रिएक्शन दे रखी है Fe plus H2 gives to Fe3O4 and H2, Fe plus 4H2 gives to Fe3O4 plus 4H2। ये एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के बेस पे हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इतना तो पता चल रहा है रिडॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन। तो हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, ये सारे एग्जांपल्स नोट्स में और लेक्चर में कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन है। और यहां पर देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो वो कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझ आ गया। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? मैंने बताया भी था, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, आप उल्टा भी पढ़ सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ट्रिक है इसकी याद करने की। जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं उसका जो इनिशियल रिएक्टेंट वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जहां पे ये रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और इसको हम लिखते कैसे कि Fe इज ऑक्सीडाइज्ड, याद होगा मैंने लिखना भी सिखाया था, ऑक्सीडाइज टू Fe3O4 and second H2O is reduced to जो वाटर है H2O is reduced to किसमें H2 में, ठीक है। अब इसके बेस पे ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले लिखा आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट क्या है करेक्ट। ये सारे लेक्चर में कराए हुए क्वेश्चन ही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो पता वाटर रिड्यूस्ड हो रहा है, हाँ H2 इज reduced to H2, water is getting reduced, water reduce हो रहा है, किसमें हो रहा है H2 में हो रहा है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। water is acting as reducing agent, क्या water reducing agent है, नहीं, water क्या है, water is acting as oxidizing agent, ये रहा, ठीक है, oxidizing agent। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन था ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कि रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सब कुछ पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब कुछ प्रोसेस के नाम दे रखे हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स। तो करते इसको सॉल्व। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है जिस प्रोसेस में या जिस रिएक्शन में एनर्जी या फिर हीट रिलीज्ड हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, वो बोला रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। याद होगा क्विकलाइम जो कि CaO होता है, क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH ट्वाइस, और साथ के साथ हीट निकलती है। हमने ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी पढ़ा है, किसमें पढ़ा है हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी इसको हम पढ़कर आए, ठीक है। ये हीट निकलती है, हीट निकल रही है, तो हीट निकलना होता है एक्सोथर्मिक। तो पहला तो एक्सोथर्मिक है, पहला तो एक्सोथर्मिक है। सेकंड पॉइंट, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को कभी भी डाइल्यूट करते हैं, एसिड को करें या बेस को, एसिड्स या फिर हम बेस को तब डाइल्यूट करते हैं, जो कि हम एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे भी डिटेल में। तो इसको डाइल्यूट करा जाता है, डाइल्यूट। तो तब ये डाइल्यूट होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। एनर्जी बोल लो या फिर आप हीट बोल लो, और एनर्जी हीट निकल रही है, तो यहाँ पे ये भी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, हीट हमें खुद से देनी पड़ती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। जहाँ पे हीट दी जाए ये एंडो, ये एक्सो नहीं है, ये क्या है एंडो। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। उसमें भी आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्शन को करने के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड, ए पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर नंबर ए, आंसर ए। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 beakers labeled as ABC, each containing 25 ml of water, were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to a beaker A, B, C, respectively. It was observed that there was an increase in temperature of solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of solution falls. Which one of the following statements are correct? तो पहले हो क्या रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले बोला इन्होंने कि टेक 3 beakers labeled by ABC
containing 25 ml of each ml of water, ठीक है। 3 बीकर ले लेते हैं यहाँ पर हम, 3 बीकर्स ले लेते हैं, 3 बीकर ले लिए A, B एंड C, ठीक है। 3 बीकर ले लिया, तीनों में क्या है 25 ml वाटर, H2O है, H2O एंड H2O 25 ml, ठीक है। तो बोला गया ABC, तो एक इसमें क्या डाला गया है, पहले में NaOH, दूसरे में कॉपर सल्फेट और तीसरे में NaCl। इसमें डाला गया NaOH, सेकंड में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस CuSO4 एंड थर्ड NaCl, NaCl। ये 3 बीकर्स हैं। तो आगे बोल रहे हैं, ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर A एंड B। A और B में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये A था, B, C। A में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, B में भी इंक्रीज कर रहा है, और बोल रहा है C में जो है टेम्परेचर फॉल कर रहा है, डिक्रीज, ठीक है। C में क्या है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, C में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज। तो इनके बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है। इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ठीक है। इन बीकर A एंड B एंडोथर्मिक, नहीं, A और B एक्सोथर्मिक है, A एंड B एक्सोथर्मिक, जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाए वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ये दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक, यहाँ पे जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, एंडोथर्मिक। सेकंड ऑप्शन, इन बीकर A एंड B एंडोथर्मिक, नहीं, A B तो एक्सो है। थर्ड, इन बीकर C एक्सोथर्मिक, नहीं, इनकरेक्ट, C तो एंडो है। एंड फोर्थ, बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज बीन अकर्ड, हाँ, C में एंडो। A और B एक्सोथर्मिक है और C एंडो, जिसमें टेम्परेचर रिलीज कर जाए, इंक्रीज कर जाए वो एक्सो होता है, जिसमें डिक्रीज करता है वो एंडो। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। तो आंसर C, ठीक है, आंसर C है इसका, आंसर C है। बीकर एंड बी एंडोथर्मिक, ठीक है, C इज एक्सोथर्मिक, तो ऑप्शन C करेक्ट है। C मींस फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसे नोट करें, सब कुछ दे रहेगा था, सिर्फ हमें एक्सो और एंडो बताना था। तो अगला आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन रीड कर देते हैं। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation of observations? तो बोला गया है यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट सिंपल से लिख लेना, FeSO4, ferrous sulfate solution was added to a beaker containing acidified potassium permanganate solution। तो इसको एक बीकर में ऐड कर रहे हैं, तो बीकर ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसको किस में ऐड करा जा रहा है, एक बीकर में, किस में, एक बीकर में, और बीकर का कलर क्या है, पर्पल। पर्पल कलर का क्या होता है, KMnO4, जिसको नहीं भी पता तो याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला भी गया है जो कि इसका कलर क्या है, पर्पल, और जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो रहा है जब हम फेरस सल्फेट को ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, नाम वहां पे लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट। फेरस सल्फेट को जब ऐड करा तो इसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो गया, पर्पल कलर क्या हो गया, डिसअपीयर। रीजन पूछा है, तो देखो रीजन पढ़ने से पहले याद रखना जो KMnO4 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना, ये ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास में पढ़ते भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, आगे 11th 12th में बहुत मिलेगा ऑर्गेनिक में। तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, काफी अच्छा, और बहुत ज्यादा यूज होता है लैब में भी। अगर आप लैब में परफॉर्म करोगे हायर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे लैब में परफॉर्म कराया जाता है, तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादातर KMnO4 मिलता है, एसिडिफाइड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहला ऑप्शन ही दे रखा है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है ही नहीं, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। ए जो है KMnO4 है जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, आगे बोला है FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग, नहीं यहाँ पे KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तीसरा पॉइंट बोला है कलर डिसअपीयर हो रहा है डाइल्यूशन की वजह से, नहीं। एंड फोर्थ KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, नहीं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टेबल है, ठीक है। तो ये याद रखना अभी के लिए क्लास 10 के अकॉर्डिंग KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि हम 4th चैप्टर में भी पढ़े KMnO4 और K2Cr2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, 7th बात है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या पहली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नहीं। देखो लेड इसके क्लोरीन को तो लेके जा रहा है, बट कॉपर के पास कुछ नहीं है जो लेड के किसी आयंस को लेकर जाए, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो है बट डबल नहीं है, ठीक है। देखो पीवी क्लोरीन को तो लेके जा रहा है पर कॉपर नहीं लेके जा पा रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो सोडियम इसके क्लोरीन को लेके जा रहा है, बेरियम इसके सल्फेट को, तो दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। याद होगा जब रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, और एग्जांपल बहुत बार पढ़ा भी है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, बैलेंसिंग ऊपर लिखी हुई है वहां से कर लेना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, सोडियम इसके क्लोरीन को ले गया डिस्प्लेस करके बेरियम इसके सल्फेट को, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये कंबशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन का कंबशन हो रहा है, CO2 एंड वाटर बन रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अच्छा ऑप्शन क्या है, ये रहे ABCD, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, तो आंसर इज बी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जब रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो, दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर ले, सोडियम उसके क्लोरीन को ले गया, बेरियम उसके सल्फेट को, तो डबल मींस डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8th। क्वेश्चन नंबर 8th, तो 8th क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, तो याद होगा ये फोटो रिएक्शन का फोटो टाइप पढ़ा था, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी फोटो वाली, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड AgCl, याद दिला देते AgCl, जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये Ag और क्लोरीन में ब्रेक डाउन होता है, Ag जो कि ग्रे कलर का होता है और क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था ऑप्शन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाँ सिल्वर बन रहा है तब फोटो डिकम्पोजिशन करा जा रहा है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। सेकंड सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इनकरेक्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड, नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, नहीं, ऑक्सीडेशन वगैरह तो है नहीं रहा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओनली 1, तो आंसर इज ए। हमें पता है जब AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखो तो Ag और क्लोरीन मिलता है, तो बैलेंसिंग खुद कर लेना, ये कर दे, ठीक है, बैलेंसिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट में ये लिखा था द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्लियर से नोट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 9th पर। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with the water to form calcium hydroxide, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही आंसर पता चल गया, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। accompanied by the liberation of heat, this process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolved in water to form the solution called lime water. Lime water, clear? Which among the following statements are true? तो करते हैं, पहले रिएक्शन क्या बोल रहे हैं फिर देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्विक लाइम वाली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन की, तब क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, कॉमन नेम है, और केमिकल नेम होता है कैल्शियम
ऑक्साइड। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, और इसका कॉमन नेम होता है स्लेक लाइम, स्लेक लाइम। और साथ के साथ यहाँ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज करती है, हीट लिख दिया, ठीक है। और जो देखो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये जो हाइड्रोक्साइड्स है लिख दू बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर। और जो बेस होते हैं पीएच के बारे में पूछ रहे हैं, उनका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 7। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसके बेस में बोला इट इज एन एंडोथर्मिक, इनकरेक्ट। ये एक एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट से एनर्जी रिलीज हो रही है। इट इज एन एक्सोथर्मिक, करेक्ट, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि प्रोडक्ट से एनर्जी हीट रिलीज कर रही है। थर्ड, the pH of resulting solution will be more than 7, the pH of resulting solution will be less than 7। तो pH more than 7 है, less than नहीं है। more than 7 इसलिए क्योंकि वो बेसिक नेचर है और बेस के pH 7 above होता है 14 तक। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या है? बी, आंसर है बी। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10, barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the types of reaction involved? तो रिएक्शन देख लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट आंसर पता होगा नोट्स पढ़े तो यहाँ पर जो पहले इसका सॉल्यूशन देख लो। हमारे पास है बैरियम क्लोराइड BaCl2, बोला है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, इनकी रिएक्शन हो रही है तो बैरियम सल्फेट बनेगा। रिएक्शन को नीचे कर लेते हैं। बैरियम सल्फेट बोला भी हुआ है, BaSO4 दिख भी रहा है, बैरियम सल्फेट बनेगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह हो रखी है रिएक्शन। अब आते हैं यहाँ पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो देख लो, दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। बेरियम इसके सल्फेट को ले गया है और अमोनियम इसके क्लोराइड को। तब आयंस का एक्सचेंज हो जाए रिएक्टेंट्स के बीच में तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सेकंड आता है, जो यहाँ बेरियम सल्फेट बनता है वो पीपीटी के फॉर्म में होता है। बेरियम सल्फेट पीपीटी के फॉर्म में, पीपीटी प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट जो बनता है यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म्ड हो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बाकी कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ये है नहीं, यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आंसर डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ये डायरेक्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि नोट्स में भी पढ़ा है, याद होगा। तब हम वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ के भी आए। क्या मिलता है? 2:1 रेशियो में, सॉरी 2:1 में मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2 मिलेगा प्लस O2, बैलेंस करा जाए तो 2। तो जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस जो मिल रही है उसका रेशियो कितना है? 2 और ऑक्सीजन का कितना है? इसके मोल कितने? 1, कितने? 1, तो 2:1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो होता है वो 2:1। ये डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी है। 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, एक एनोड पे मिलता था और कैथोड पे। तो उन गैसेस का रेशियो क्या होता है? हाइड्रोजन 2 टाइम्स होती है ऑक्सीजन के, तो इसलिए 2:1। रिएक्शन भी बता रहा है कि हाइड्रोजन के मोल्स 2 टाइम्स है इसके ऑक्सीजन के मोल्स के। तो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल बेसिक था। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब पूछे इसमें से कौन एंडोथर्मिक है, कौन एंडोथर्मिक है। तो एंडो कौन होते हैं? एंडोथर्मिक जिसमें
एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करी जाती है जिस रिएक्शन में या जिस प्रोसेस में, एब्जॉर्ब। तो इनमें से एनर्जी और हीट किस में एब्जॉर्ब करी जाएगी? तो याद होगा पहला पार्ट, एसिड को डाइल्यूट करते पीछे भी बताया था, तो एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होती है। तो एसिड को जब डाइल्यूट करा जाता है तो वो तो एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करती है। जिस भी बीकर में डाइल्यूशन करोगे या कंटेनर में, वो हीट कर जाता है काफी ज्यादा। सेकंड आता है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना डायरेक्ट, तो वहां पे तो हमें हीट देनी पड़ेगी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस में। तो ये तो ही एंडो, क्या हुई? एंडो। सब्लिमेशन होता है सॉलिड से कन्वर्ट होना डायरेक्ट गैस। तो ड्राई आइस होती है सॉलिड, CO2, वो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें? गैस में। थोड़ी सी भी उसे हीट मिलेगी, तो हीट दी जा रही है, तो ये तो है एंडो। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो देखो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या होती है? एक्सोथर्मिक। क्या होती है? एक्सोथर्मिक। कैसे? वाटर का कंडेंस होना, वाटर का कंडेंसेशन होना। वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कब? अपनी हीट को रिलीज कर देता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कहाँ गया ये रहा, ये एक्सो है थर्ड वाला। यहाँ पे ये एनर्जी को रिलीज करता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर मींस वाटर वेपर जो होता है, जो ठंडे सरफेस पे टकराते ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ठंडी बोतल के चारों तरफ पानी आ जाता है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो अपनी हीट को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट, इवोपरेशन ऑफ वाटर। इवोपरेशन ऑफ वाटर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फोर्थ, इवोपरेशन, वाटर को इवोपरेट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, तो वो एंडो। चौथा एंडो। तो पूछा था मैं इन सब में से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है, तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो याद रखना एंडोथर्मिक होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, डायल्यूशन में एनर्जी रिलीज होती है, सब्लिमेशन में देनी पड़ती है, कंडेंसेशन में रिलीज होती है क्योंकि वाटर वेपर से किस में आ रहा है? लिक्विड में, और इसमें क्या है? इवोपरेशन में क्या है? इवोपरेशन में देनी पड़ती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मींस सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow PPT of lead iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available। अगर lead nitrate ना हो तो which of the following be used in place of lead nitrate। तो ये एक्टिविटी 1.2 थी, पहले देखते हैं, और किसको रिप्लेस करा गया वो भी देखेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। बोला है aqueous potassium iodide and lead nitrate, PbNO3, ये होता है lead nitrate। क्या है? lead nitrate। पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर रहे हैं Ki, और यहाँ पे बनता है lead आयोडाइड प्लस KNO3, ये हमें पता है, ये जो कि येलो पीपीटी बनता था, येलो पीपीटी जो आपकी एनसीईआरटी बुक का जो एक्टिविटी 1.2 है, और जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, और इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, जो ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट बोला है इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। अगर लेड नाइट्रेट ना हो तो इनमें से हम क्या यूज करेंगे? क्या करेंगे? तो बताओ इसमें से अगर हम क्या यूज करेंगे अगर लेड नाइट्रेट ना हो तो? पहले लेड सल्फेट इंसॉल्युबल फॉर्म में, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट। तो करते हैं, तो याद रखना, यहां पर देख लो नोट करके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट की जगह पे जो लेड एसीटेट होता है, ये भी सेम येलो कलर का पीपीटी देता है, पर जो पीपीटी बनता है उसका नाम क्या है वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे जो लेड सल्फेट है वो सेम रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि येलो कलर का पीपीटी नहीं बनाता है। जो ये लेड सल्फेट है इसका फॉर्मूला होगा PbSO4, ये येलो कलर का पीपीटी नहीं देगा। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम
NH4NO3, ये भी येलो कलर का पीपीटी नहीं देगा। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये भी पोटेशियम आयोडाइड के साथ येलो पीपीटी नहीं देगा। इनमें से कौन देता है? लेड एसीटेट, याद रखना लेड एसीटेट। अब ये होता है क्या लेड एसीटेट? CH3 COO2 Pb, ये होता है लेड एसीटेट। और लेड एसीटेट जब बाकी रिएक्शन सेम है, Ki के साथ रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे बनता है लेड, सॉरी यहाँ पे बनेगा CH3 COOK, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट प्लस PbI2, क्या बन जाएगा? PbI2, जो कि येलो कलर, येलो पीपीटी लाइन डाल देते हैं आप, ठीक है। तो ये होता है पोटेशियम एसीटेट और ये येलो पीपीटी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, कितने दो है, तो यहाँ पे CH3CO2 है, पोटेशियम 2, आयोडाइड 2 है। तो सिर्फ लेड एसीटेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ येलो कलर का लेड आयोडाइड देता है। और दूसरा कौन देता है? दूसरा देता है लेड नाइट्रेट, जो कि हमारे सिलेबस में पूछा भी जाता है, कई बार पूछ भी सकता है। अगर लेड नाइट्रेट की जगह कोई और कंपाउंड जो कि सेम प्रोडक्ट बना है येलो, तो वो कौन है? कौन है वो? लेड एसीटेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो आंसर इसका बी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर नंबर बी। तो आता है क्वेश्चन नंबर 14, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following gases can be used for the storage of fresh sample of oil for a long time? तो ये रेंसिडिटी का टॉपिक है, रेंसिडिटी टॉपिक से क्वेश्चन है। तो रेंसिडिटी, तो हमें पता है कौन सी गैस यूज करी जाती है रेंसिडिटी में, कौन सी करी जाती थी? नाइट्रोजन गैस। और ऑप्शन तो अभी बहुत सारे इसमें, कौन सी गैस ऐड करी जाती थी? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। हीलियम एंड नाइट्रोजन आर इनर्ट गैस। क्या है ये? इनर्ट गैस। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड ऑयल, तो ये हेल्प करता है कि ऑयल जो है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। याद होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं फूले फूले, उनमें कौन सी गैस होती है? या तो आप नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन ही होती है उसमें। तो हीलियम भी उसी टाइप की गैस होती है सेम, जिसे हम इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस जिसको बोल सकते हैं स्टेबल फॉर्म में होती है बहुत ज्यादा, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता जो भी चिप्स ऑयल वगैरह है। तो ऑप्शन कौन सा है? हीलियम एंड नाइट्रोजन आर इनर्ट गैस। हीलियम एंड नाइट्रोजन आर इनर्ट गैस। हीलियम एंड नाइट्रोजन आर इनर्ट गैसेस। तो बिल्कुल बेसिक था, कार्बन डाइऑक्साइड तो डाली नहीं जाती, ऑक्सीजन तो वैसे ही ऑक्सीडाइज कर देगा, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है? हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर हाफ क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन है इसमें, 15वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं 15 नंबर पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैबोरेटरी। एक रिएक्शन दे रखी है हमें, पहले रिएक्शन लिखते क्या है। KClO3 को जब हमने हीट करा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो KCl बना है और O2। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। तो दिख रहा है हीट करके ब्रेक डाउन हो रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक। हाँ, हीट हम दे रहे हैं और डिकम्पोजिशन इसमें हो रहा है, रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट में। हीट मींस थर्मल, वैसे थर्मल वर्ड लिखा नहीं, लिख सकते थे वो। सेकंड, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनकरेक्ट। कॉम्बिनेशन में तो 2 और मोर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं सिंगल। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पेन्ड बाय द रिलीज ऑफ हीट। नहीं, हीट तो हमें दी जा रही है, हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्लियर। इट इज अ फोटोकेमिकल, सनलाइट तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आंसर ए, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16,
तो ये हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Which one of the following process involve a chemical reactions? इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द हाई प्रेशर, नहीं, ये फिजिकल चेंज है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर इंक्रीज करा जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन एन ओपन एयर, तो पेट्रोल को जब चाइना डिश में रखा जाता है तो ये वोलेटाइल सब्सटेंस से इवोपरेट हो जाता है। तो इवोपरेशन जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, एंड इवोपरेशन वो भी अपने आप हो रहा है, ठीक है, हम हीट नहीं दे रहे, अपने आप हो रहा है, ओपन चाइना डिश में रखा हुआ है। एंड लास्ट हीटिंग कॉपर वायर, हाँ ये केमिकल है कि कॉपर को जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, न्यू सब्सटेंस जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसको बोलते हैं कॉपर टू ऑक्साइड। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो केमिकल चेंज, और ये होता है ब्राउन, ठीक है। केमिकल, केमिकल कौन होता है? जहां पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब आता है 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो हमें कुछ रिएक्शन दे रखी है, तो बताना है जो एब्रिविएशन यूज हुई है जी वगैरह, ये करेक्ट कौन सी रिएक्शन है। तो हमें पता है यहाँ पे देखो H2 गैस और O2 गैस मिलके क्या बनाते हैं? लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है, इनकरेक्ट। गैस लिक्विड से लिक्विड बन जा रहा है, एक वेपर फॉर्म में मतलब गैस, और एक लिक्विड फॉर्म में, इनकरेक्ट। गैस गैस से लिक्विड बन रहा है, ये भी इनकरेक्ट। गैस गैस से वाटर वेपर बन रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेट देखो ये स्टेट्स लिखी हुई है, तो किस में करेक्ट वे में लिखी हुई है? यहाँ पे H2 गैस और O2 गैस मिलके H2O गैस बन रहा है। यहाँ पे गैस गैस मिलके लिक्विड, जो कि इनकरेक्ट है। गैस लिक्विड मिलके लिक्विड, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि एक गैस है एक लिक्विड। लिक्विड लिक्विड मिलके गैस, वाटर वेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, स्टेट्स पूछी गई थी, बस कौन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, Which of the following are combination reaction? इनमें से कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या है? तो हमें पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देते हैं। रिएक्टेंट्स टू और मोर होने चाहिए और प्रोडक्ट सिंगल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखकर ही बता दोगे आप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, जिसमें टू रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट सिंगल सिंगल है। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया डी। तो बेसिक सा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, 10 ml of freshly prepared iron sulfate solution was taken in each of the 4 test tubes. Strips of the copper, iron, zinc and aluminum were introduced, each metal in different test tubes. A black residue was obtained in 2 of them. The right pair of metals forming precipitates is. तो 10 ml freshly prepared iron sulfate solution है, जो कि 4 टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिक सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है। एक मिनट, तो 4 टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, उसकी जगह 4 बीकर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 बीकर है, 1 2 3 एंड 4, ABCD था ना। चलो 4 ले लेते हैं। सब में क्या है? चारों में फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट था सब में, ठीक है। सब में क्या है? आयरन सल्फेट, सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4, आयरन सल्फेट। तो आगे बोल रहे हैं स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर, आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम वर इंट्रोड्यूस्ड, ईच मेटल इज अ डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। सब में, एक में कॉपर डाला है, ठीक है, इसमें कॉपर डाल दिया। चलो लिख देता हूँ इसके अंदर ही,
तो इसमें हमने कॉपर डाला है, आयरन, एक में जिंक एंड एल्यूमिनियम। किस किस में? कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम। A black residue was obtained in two of them। इनमें से दो में ब्लैक रेसिड्यू बन रहा है, ठीक है, एक ब्लैक कलर का लेयर या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। द राइट पेयर ऑफ मेटल्स फॉर्मिंग पीपीटी। भाई तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि जो रिएक्ट कर जाए, सिंपल सा बोला जाए, जो रिएक्ट कर जाए, पीपीटी बना दे, रेसिड्यू बना दे या प्रोडक्ट बना दे। तो देख लो ये जो क्वेश्चन है कैसे करना है, हमें दे रखा है आयरन सल्फेट। पहले रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। ये होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, और चलो मैं लिख देता हूँ बची हुई भी, इसको ऊपर कॉपी पेस्ट करूं। मरकरी, सिल्वर, एजी, एयू, गोल्ड। तो किसका सॉल्यूशन है? फेरस सल्फेट। तो हमें पता है ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है और नीचे की तरफ रिएक्टिविटी घटती है। तो कॉपर को फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें दे रखा है FeSO4। इसकी कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बताओ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कम? कॉपर फेरस सल्फेट के आयरन जो कि Fe है उससे कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। पहले में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव डिस्प्लेस्ड नहीं करता, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है लीस्ट को। तो पहले में तो रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि आयरन से लेस रिएक्टिव है। सेकंड की बात करूं, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में Fe को डालेंगे तो नो रिएक्शन क्योंकि आयरन पहले से ही और आयरन ही आके रिएक्ट कर रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन है। सेकंड भी नहीं देगा, पहला भी नहीं, सेकंड भी नो। थर्ड की बात करें तो फेरस सल्फेट FeSO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? जिंक। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये इसके सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट। इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेचारा आयरन अकेला हो गया। जो पीपीटी प्रोडक्ट बनेगा इसमें बनेगा जिंक वाले में, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो ये भी डिस्प्लेस कर देगा इसके सल्फेट को, FeSO4 प्लस एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा यहाँ पर Al2SO4 का थ्राइस, और बेचारा आयरन अकेला हो गया। बैलेंसिंग वगैरह बाकी कर लेना। तो आयरन भी एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा और पीपीटी जो भी बोला इन्होंने फॉर्म करेगा। क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट के Fe से मोर रिएक्टिव है। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट आते हैं तो वो डिस्प्लेस कर देता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन और आयन से, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जो याद होनी चाहिए, जो लेक्चर में भी बताई गई है आपको, ठीक है। तो ये रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन है जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर है यहाँ पर डी। तो आंसर क्या है यहाँ पर? डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब आता है 20 में, इसे नोट कर ले। हम 20 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक टेबल टाइप क्वेश्चन है। बोला स्टूडेंट वर आस्क्ड टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो पहले रिएक्शन ही देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो हमें पता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। बेरियम इसके सल्फेट को लेके जाएगा, सोडियम इसके क्लोरीन को। तो यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड BaSO4 एंड NaCl। बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये पीपीटी बनता है। पीपीटी किस कलर का? व्हाइट। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शन है। तो बोला है यहाँ पर मिक्स्ड पाउडर ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट सोडियम सल्फेट, और ऑब्जर्व कर रहा है द कलर ऑफ मिक्सचर चेंज इनटू येलो, नहीं व्हाइट बन रहा है ना, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड, मिक्स सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करा हमने, ठीक है। थिक व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म। हाँ, व्हाइट पीपीटी जो कि क्या है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस।
नेक्स्ट, added solution barium chloride to sodium sulfate, solution become turbid, नहीं. And added powder of barium chloride किसके साथ, सोडियम सल्फेट, नो रिएक्शन ऑब्जर्व, नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आंसर बी, व्हाइट पीपीटी बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. 21 क्वेश्चन है द कलर ऑफ NO2 and PbO formed when the lead nitrate is heated. तो याद होगा ये हमने करा भी हुआ है जब हमने lead nitrate को हीट करा था, PbNO3 ट्वाइस, तो हमें lead ऑक्साइड NO2 प्लस O2 ये मिला था, जिसमें से जो lead ऑक्साइड होता है वो येलो कलर का होता है. किस कलर का, येलो. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो कि ब्राउन फ्यूम्स, किस कलर का, ब्राउन फ्यूम्स. ब्राउन फ्यूम्स किस कलर का था, ये ब्राउन फ्यूम्स. तो बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ब्राउन एंड ग्रीन, ब्राउन एंड येलो, ब्राउन एंड कलरलेस, कलरलेस एंड येलो. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. NO2 ब्राउन है और PbO येलो कलर का. तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एक्टिविटी से पूछा गया है. बट तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, इसे नोट करें. अब हम आते हैं 22 पर. क्वेश्चन नंबर 22. तो क्वेश्चन नंबर है 22. When you placed iron nail in a copper sulfate solution, आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो हमें पता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर बनता है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे आ रहा है कि जो क्या है, द रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल. आयरन नेल के ऊपर जो रेडिश ब्राउन कोटिंग होती है वो क्या ऐसी होती है, सॉफ्ट एंड डल, हार्ड एंड फ्लस्की, रफ एंड ग्रेनुअल, स्मूथ एंड शाइनिंग. तो सॉफ्ट एंड डल, क्योंकि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, इसके सल्फेट को ले जाते हैं. जो आयरन नेल होती है उसके ऊपर एक पूरे पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है जो कि सॉफ्ट होती है और उस आयरन को पूरा डल कर देता है वो. तो ऑप्शन सॉफ्ट एंड डल. तो ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. तो ये था क्वेश्चन नंबर 22. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन वाटर इज एडेड टू लाइम. ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पीछे भी. तो लाइम जो कि CaO होता है, क्विक लाइम, लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लेट लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम, और साथ के साथ हीट निकलती है, इसलिए एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है. किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक. किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक. तब क्विक लाइम को वाटर में डालते तो एक हिजिंग साउंड आती है जो कि हम बहुत बार पढ़ के भी आ चुके हैं, हिजिंग साउंड, क्योंकि बबल्स निकलते हैं उसमें से. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, नो चेंज एंड द हिजिंग साउंड, नो चेंज. ठीक है, चेंज तो होता है, प्रोडक्ट तो बन रहा है. तो पहला तो इनकरेक्ट. सेकेंड, बबलिंग एंड हिजिंग साउंड, हाँ ठीक है, बबलिंग होती है, मैंने बताया. हिजिंग साउंड अभी वो भी ऑप्शन देख लेते हैं. स्लो बबलिंग विद नो साउंड, बबलिंग विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड हिजिंग. हाँ, तो ऑप्शन डी इज ज्यादा करेक्ट है. देखो डी करेक्ट है. हाँ, बबल्स निकलते हैं जिसकी वजह से हिजिंग साउंड आती है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक. करेक्ट ये भी था, बट ज्यादा करेक्ट ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है साथ के साथ. क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है साथ के साथ. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसमें बबल्स निकलते हैं जिसकी वजह से हिजिंग साउंड होती है और रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है. इसमें एक्सोथर्मिक वर्ड नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये इनकरेक्ट. तो डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट. तो आंसर डी इज करेक्ट. आंसर डी. तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 से नोट करें. अब हम आते हैं 24. तो अब 6 क्वेश्चन बचे इस लेक्चर के, 6-7, 23 था ना, 23. अब आता है 24th क्वेश्चन. क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ क्लीन नेल. सेम वही जो अभी पीछे पड़ा है. ठीक है, एक आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जा रहा है. हमें पता है FeSO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और कॉपर अलग, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन
copper. The correct descriptions regarding the deposition of copper on the iron nail would be that it start depositing. तो आयरन नेल के ऊपर जो डिपॉजिट होती है लेयर, वो कहां पर होती है? लिखा हुआ है एट द टिप ऑफ आयरन, इन द मिडल ऑफ आयरन, फ्रॉम द हेड ऑफ आयरन, या एनीवेयर। पूरे आयरन पे ही सल्फेट की लेयर लगती है, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनीवेयर ऑन द नेल। अगर इस लोहे की केल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाए तो टिप या हो या बॉटम पोर्शन हो या मिडल, ये कोई मैटर नहीं करता, पूरी आयरन ही रिएक्ट करेगी, तो एनीवेयर ऑन द नेल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, रिएक्शन की जरूरत नहीं थी इसमें, तो आंसर डी करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को पहले हीट कर लेते हैं, FeSO4। तो हमें पता है जब इसको हीट करते हैं, हमने रिएक्शन पढ़ी भी थी, Fe2O3 SO2 एंड SO3 गैस निकलती है। तो बोला स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस नहीं, तो SO2 और SO3 जो वो होती है, इसकी स्मेल होती है चॉकिंग, या बोल सकते हैं सफोकेटिंग टाइप, ठीक है। SO2 और SO3 जो होती है गैस, वो एक तरह से दम घुटने लगता है इस गैस के आगे, अगर आप उसको सूंघोगे तो आपको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसको बोलते हैं चॉकिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? इरिटेटिंग चॉकिंग स्मेल, करेक्ट। रोटन तो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है H2S की, सड़े हुए अंडे की तरह। नन ऑफ अबव गलत, स्वीट स्मेल होती नहीं है, रोटन H2S की होती है, सड़े हुए अंडे की, ठीक है। तो ऑप्शन जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इरिटेटिंग चॉकिंग स्मेल। तो SO2 और SO3 गैस अगर आप उससे सूंघोगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने आपकी ब्रीथिंग रोक दी है, मुंह दबा दिया, चॉकिंग टाइप, तो इसको बोलते हैं चॉकिंग स्मेल, ये जो कि लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आई थिंक सेम क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं। द गैस विच इज नॉट इवॉल्व ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट। तो अभी पीछे ही कर रहा था, फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो Fe2O3 मिलता है, SO2 मिलता है और SO3 मिलती है, ये दो गैस नहीं मिलती है। तो पूछा इनमें से कौन सी गैस नहीं मिलती? ऑप्शन है SO2, SO3 एंड O2। ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो आंसर सी, ठीक है। याद रखना ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पीछे भी और यहाँ पे भी, बहुत क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। When lead nitrate crystal are heated, lead nitrate को हीट करा था, हीट, तो हमें मिलता है PbO, NO2, O2। ये ब्राउन फ्यूम्स होती है, ब्राउन कलर का, और ये येलो। अब करते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन रीड करते हैं। अ कलरलेस गैस इज इवॉल्व एंड द येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, इनकरेक्ट। कलरलेस गैस नहीं होती, ब्राउन होती है। अब ब्राउन गैस इज इवॉल्व एंड द व्हाइट रेसिड्यू, व्हाइट नहीं होता, येलो होता है, ग्रीनिश येलो, इनकरेक्ट। लास्ट, अ ब्राउन गैस इज इवॉल्व एंड द येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, हाँ, ब्राउन के साथ येलो, डी इज करेक्ट, ठीक है। लेड नाइट्रेट वाली सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन है इस पे। ये क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल सा था। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो येलो कलर का रेसिड्यू बनता है, जो कि लेड ऑक्साइड होता है, एंड ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं NO2 गैस के। सो नोट करें, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, और ये क्विक लाइम वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, तो फिर दोबारा आ रही है अलग टाइप से। व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, वाटर के साथ जब ऐड करें क्विक लाइम तो स्लेक लाइम बनता है, CaOH ट्वाइस, दिस इज स्लेक लाइम, और हीट रिलीज कर जाती है। याद होता है जब क्विक लाइम को वाटर के साथ डालते हैं तो हिजिंग साउंड आती है और बबल्स निकलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? हीट इज इवॉल्व, अच्छा, डज नॉट हैपन लिखा, ठीक है। यहाँ पे सारे आंसर सही दिख रहे थे ना। डज नॉट हैपन, इनमें से क्या नहीं होता? हीट रिवॉल्व करती है, हाँ, हीट रिलीज होती है।
तो हमें नहीं होता वो वाला ऑप्शन देना। हीट तो रिलीज हो रही है, ठीक है। हिजिंग साउंड होता है, हिजिंग साउंड होता है। केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, हो रही है। इनमें से क्या नहीं हो रहा? CO2 गैस इज प्रोड्यूस, नहीं CO2 नहीं बनता, और हमें वही ऑप्शन बताना जो नहीं हो रहा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी। तो आंसर क्या है? डी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जो कि आ रहा है किससे? मैग्नीशियम रिबन। तो बोला है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर एंड द एश इज कलेक्टेड इन अ चाइना डिश, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जा रहा है, उसकी जो राख है उसे चाइना डिश में कंटेन करा जा रहा है। तो बताओ वो जो इट कंटेन्स वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम नाइट्राइड है, बहुत मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइड है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती बहुत ज्यादा होती है। देखो अब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ करते हैं, सही से याद रखना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर नॉट ऑक्सीजन, ठीक है, एयर बोला है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने बैलेंसिंग कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो बताओ जो राख बनी है वो किस, उसमें क्या क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड, बोथ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए देखो यहाँ पे बोला है ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं करना एयर, और एयर के साथ अगर ऑप्शन दिए भी है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्राइड बनेगा, बोथ ऑक्साइड और नाइट्राइड। हाँ, एयर में ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड भी बनाता है। वो जो राख बनेगी उसमें आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों ही होगा। तो बोथ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइड ऑप्शन इज करेक्ट। ज्यादातर बच्चे इसका ऑप्शन लिखते हैं ए, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, आंसर नंबर सी। तो अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन है, फॉर प्रेसिपिटेट टू बी फॉर्म फॉर अ रिएक्शन बिटवीन बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ये भी कई बार सेम टाइप क्वेश्चन आ रहा है, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट Na2SO4 की रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, व्हाइट PPT बनता है। दोनों एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, और जहां पे आयंस का एक्सचेंज हो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस शुड बी टेकन, पहली स्टेटमेंट। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इक्वल लो या ना लो। बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन शुड बी टेकन एक्सेस, नहीं। सोडियम सल्फेट शुड बी टेकन इन एक्सेस एनी अमाउंट्स, तो डी ऑप्शन। इन दोनों में से किसी का कितना भी अमाउंट आप ले सकते हो रिएक्शन को करने के लिए, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और PPT जो बनेगा वो व्हाइट कलर का बनेगा, व्हाइट PPT बैरियम सल्फेट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एनी अमाउंट, ठीक है। याद रखना किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्शन में। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जो कि हमने इसमें ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और करें ट्राई। तो ये सारे क्वेश्चन घर पे करना, बट इन क्वेश्चन से पहले पीछे के जितने लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब जाके ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगला एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। और भी है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 बाई चांस एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना आंसर नंबर 31 का ऑप्शन क्या करेक्ट है। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस स्लेक लाइम यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश, द रिएक्शन अकरिंग ऑन द वॉल आफ्टर एप्लीकेशन इज decomposition, combination, precipitation and none of this। क्वेश्चन नंबर 31 कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, ABCD जो भी आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन। इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए, इनमें से कौन सा हमें नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आपको बताना है कौन सी रिएक्शन हमें नहीं करनी चाहिए। और बोला है
प्लेसिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर सल्फेट, प्लेसिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर वेसल्स, प्लेसिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉपर वेसल्स एंड प्लेसिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन जिंक वेसल्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 को होमवर्क के कमेंट सेक्शन में करके बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर होगा हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसे नोट करें और क्वेश्चन नंबर 32 एंड 31 कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।